हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल फ्री 7 दिन आप क्लास देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा आपके लिए न्यूज़ आया है अनअकैडमी की तरफ से। आप एसएससी एग्जामिनेशंस में, नॉन टेक्निकल में, रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए भी फ्री में 7 दिन तक आप फ्री ट्रायल क्लासेस देख सकते हैं सारे एजुकेटर्स की, मेरी और जितने भी टॉप इंडिया के वेल नोन एजुकेटर्स हैं सबकी। करना क्या है, इसको स्कैन करिए। सबसे ईजी वे मैं बता देता हूँ आपको। इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, वहाँ पे आप अपना एसएससी एग्जाम नॉन कैटेगरी चेज करिए, वहाँ पे एक्टिवेट करिए अपने कोड को और लर्निंग को स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपये नहीं लगेंगे आपके। हाँ, इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो आप बाकी चीज़ों के लिए जा सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस के लिए जा सकते हैं। उन सब्सक्रिप्शंस में आपको बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाया गया है। पूरा जो है बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स की तरफ से आपको नोट बनाया गया है, रिवाइड बाय टॉप एजुकेटर्स, और उसको जो है रिव्यू भी किया जाता है। और सारे ही रिव्यूज़ जो हैं बहुत अच्छे हैं आपको, ताकि आपको नोट्स और ईजी समझ में आए। कैसे आप नोट्स पा सकते हैं? सेल्फ स्टडी टैब में जाकर के, नोट्स टैब में जाकर डिजायर टॉपिक करके स्टार्ट लर्निंग शुरू कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की तरफ से आपको टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच मिला एसएससी एग्जामिनेशन 2022-23 की तरफ से। सिलेक्शन का संकल्प बैच हो गया आपका, लक्ष्य से एचएसएल 2022-23 बैच हो गया, एम बैच हो गया, कंप्लीट बैच एंड जनरल स्टडीज हो गया। और उसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं तो डाउट्स को पूछ सकते हैं। कैसे डाउट्स को पूछ सकते हैं? डाउट एंड सोल्यूशन बॉक्स में जाना है आपको, आस्क का डाउट करना है, वहाँ पे जो भी आपके इमेजेस या फिर रिटन में या जैसे भी आपके पास डाउट है वहाँ पे पोस्ट करना है, और टॉपिक और सब्जेक्ट चूज करना, और वहाँ पे आपका डिटेल्स जो है वहाँ पे डिस्कशन में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड यूज करना है Vimlesh@14, VIMLESH@14, या फिर आइकॉनिक के लिए भी सेम कोड यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्लासेस देखेंगे, इसका फायदा उठाएंगे, और प्लस इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ वो भी बहुत ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस इसका फायदा भी जरूर उठाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको डायरेक्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम भारतीय राज्य व्यवस्था की 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं तथा 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का ये पार्ट 2 हमारा है। पार्ट 1 में हमने जो है लगभग 44 प्रश्नों को कवर करा दिया था। ये 44 प्रश्न जो थे पार्ट 1 के हमारे, वे मौलिक अधिकार पे आधारित थे। तो अगर आपने हमारा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है मौलिक अधिकारों का, तो उसे आप देख लीजिए। उस पार्ट 1 में हमने मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उन सभी को हमने कवर करा दिया है। तथा आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, तथा पार्ट 2 का हमारा टॉपिक जो है राष्ट्रपति का। इसमें भी हमने लगभग 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर कराया है इस पार्ट 2 में, जो कि हमारे राष्ट्रपति के टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि भाग 2 में राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा आज का है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो निर्वाचन है यह किस प्रकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान से, यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तथा अप्रत्यक्ष मतदान से तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत के आधार पर भी जो है चुनाव किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदन, जैसे हमारा राज्यसभा हो गया और लोकसभा, ये संसद के दोनों सदन हैं, ये भाग लेते हैं। उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे भी इसमें भाग लेते हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, विधान परिषदें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये लगातार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो विधान परिषदें होती हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती हैं, हिस्सा नहीं लेती हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ये कभी कभी आपके एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, जहाँ से सवाल आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके ऑप्शन में दे देगा विधान परिषदें तो आप उस ऑप्शन को गलत टिक कर दे, क्योंकि जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है
उसमें विधान परिषदें हिस्सा नहीं लेती हैं, केवल राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इस प्रकार से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। यहाँ पे निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है दोस्तों, आप याद रखिएगा, निर्वाचित न कि मनोनीत। निर्वाचित मतलब जो चुन के आते हैं संसद में और विधानसभाओं में, वे ही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य जो होते हैं वे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो राज्य की विधान परिषदें हैं वे भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती हैं। तो आपको पूरी तरह से याद रखना है कि कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है और कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेना है। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने निर्वाचकों के द्वारा। यह भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कितने निर्वाचकों के द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, यानी कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिए भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 निर्वाचकों के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कितने निर्वाचकों के द्वारा किया जाता है? तो 50 निर्वाचकों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना अनिवार्य किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये सुपर इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सुपर इम्पॉर्टेंट। तो भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए दिए गए ऑप्शनों में से क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पढ़ा लिखा हो। यानी यहाँ पे पढ़ा लिखा हो से मतलब क्या है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी कि भारत के संविधान में जो आवश्यकताएं हैं, जो एलिजिबिलिटी है भारत के राष्ट्रपति बनने की, उनका जिक्र बस यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जिक्र किस बात का है हमारे संविधान में कि भारत के राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष, मतलब जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, संसद चुने जाने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए और वह देश का नागरिक होना चाहिए। यानी ये जो 3 कंडीशंस हैं, आयु 35 वर्ष हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, इन 3 कंडीशन को तो हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है, परंतु पढ़ा लिखा हो वाली जो कंडीशन है इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पढ़ा लिखा हो। जो ये जो ऑप्शन है यह हमारे उसमें उम्मीदवार, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के कंडीशन के रूप में इसको सम्मिलित नहीं किया गया। तो इसे आप याद रखिएगा, पढ़ा लिखा हो ये कंडीशन कहीं भी लिखी नहीं है। लेकिन जो हमारा राष्ट्रपति होता है वे वेल क्वालिफाइड तो होता ही है, आपको पता ही है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कोई एक सांसद है या विधानसभा का सदस्य है, वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु मान लीजिए कोई एक सांसद है या विधानसभा का सदस्य अगर वह राष्ट्रपति बन सकता है तो निम्न में से उसे कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये देख लेते हैं 1 बाय 1 करके कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। तो ऐसी किसी भी कंडीशन का जिक्र नहीं किया गया है, तो ये कंडीशन है बिल्कुल गलत है। उसके बाद क्या कह रहा है, चुनाव अपने निर्वाचन के 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। क्या कह रहा है कि अपने निर्वाचन के 6 माह के बाद उसे अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी। तो ये भी कंडीशन जो है नहीं दी गई है। तीसरा कंडीशन क्या है,
निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो यह कंडीशन बिल्कुल सही है। यानी हमारे संविधान में यह बताया गया है कि मान लीजिए कोई सांसद है या विधानसभा का सदस्य है, अगर वह निर्वाचित मतलब राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता को छोड़ना होगा। तो यह कंडीशन है बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? यह सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पुनः निर्वाचन की जो योग्यता है कौन से आर्टिकल में रखी गई है? तो अनुच्छेद 57, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 57 यह अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है भारत में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 57 यह अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति है वह दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है और भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो अनुच्छेद 57 में इस प्रकार का जिक्र है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए कोई विवाद पैदा हो जाता है तो उस विवाद का जो निपटारा है कौन करता है? तो मान लीजिए किसी भी कारणवश भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद पैदा हो जाता है तो उस विवाद का जो निपटारा है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाएगा? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। पहला ऑप्शन है अपने निर्वाचन की तारीख से, दूसरा ऑप्शन है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, तीसरा ऑप्शन आपका है अपने पद ग्रहण के दिन से, चौथा ऑप्शन है निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, कब से? तो अपने पद ग्रहण करने के दिन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण करने के दिन से ही वह 5 वर्ष तक अपने पद पे बना रहता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद जो 56 सब सेक्शन 1 है, आप याद रखिएगा। आर्टिकल 56 का सब सेक्शन 1 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष तक कब से रहेगा? तो उसके पद ग्रहण करने के 5 साल बाद तक उसका पद रहेगा राष्ट्रपति का। ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 56 के सब सेक्शन 1 में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? यह भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी उपराष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है भारत का राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या लोकसभा के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या संसद के द्वारा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने का जो शक्ति है वो किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति दी गई है हमारी संसद को, यानी हमारे पार्लियामेंट के पास शक्ति है भारत के राष्ट्रपति को हटाने की। तो इसे आप याद रखिएगा। किस आधार पे भारत के राष्ट्रपति को संसद हटा सकती है? तो अनुच्छेद 61, आप याद रखिएगा, जो आर्टिकल हमारा 61 है, इसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाकर संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, जो कि हमारा इंडियन पॉलिटी के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी संसद है उसके पास शक्ति निहित है भारत के राष्ट्रपति को हटाने की, तथा उसको यह शक्ति किस आधार पर मिलती है? तो संसद को यह शक्ति दी गई है अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाकर जो है महाभियोग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को संसद हटा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 61 के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है उसके पद से। किसके द्वारा? सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, महाभियोग के द्वारा, या न्यायालय में ट्रायल के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो उस पर महाभियोग चलाकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी महाभियोग के द्वारा। या महाभियोग किसके आधार पर चलाया जाता है? तो आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाए जाने का। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी, महाभियोग के आधार पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? यह भी सुपर इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग का आरोप है संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है, या लोकसभा में या राज्यसभा में। कोई भी, या तो लोकसभा या संसद, मतलब या तो लोकसभा महाभियोग का आरोप लगा सकती है या राज्यसभा, इन दोनों के पास अधिकार है महाभियोग का आरोप लगाने का राष्ट्रपति के ऊपर। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो मान लीजिए, या राज्यसभा या लोकसभा जो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना चाहती है, तो इस महाभियोग को लगाने से पूर्व, महाभियोग चलाने से पूर्व कम से कम उसे 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी भारत के राष्ट्रपति को कि उसके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जाने वाला है। तो ऐसी सूचना जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी पड़ेगी। संसद का जो सदन उसके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव ला रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 14 दिन पूर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? तो लोकसभा हिस्सा लेती है, राज्यसभा हिस्सा लेती है, और राज्य की विधानसभाएं हिस्सा लेती है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। इसके अलावा पुदुचेरी और नई दिल्ली के विधानसभाओं के सदस्य भी, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वे भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। परंतु जो यहाँ पे दिया गया है राज्य की विधान परिषदें, ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का हिस्सा नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो महाभियोग का प्रस्ताव राष्ट्रपति के ऊपर, वह संसद के किसी एक सदन में लाया, किसी एक सदन के द्वारा लाया जा सकता है। तो संसद के हमारे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो केवल लोकसभा और राज्यसभा ही महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती हैं राष्ट्रपति के लिए, परंतु जो राज्य की विधानसभाएं हैं ये महाभियोग चलाने के लिए
इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है राष्ट्रपति के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की विधानसभाएं। तो राज्य की विधानसभाएं चुनाव में हिस्सा तो लेती हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाएं हिस्सा तो लेती है, परंतु जब राष्ट्रपति के महाभियोग चलाए जाने की बात होती है राष्ट्रपति के ऊपर, तो उसमें कोई भी भाग नहीं लेती हैं, मतलब किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं दी गई है राज्य की विधानसभाओं को। तो इसे आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभाएं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है या विधायी प्रक्रिया है? तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने समय में? तो किसी कारणवश मान लीजिए राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति का जो पद है वह रिक्त हो जाता है, तो वह कितने अवधि के अंदर राष्ट्रपति का जो पद है वह भर लिया जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह में राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है वह भर लिया जाना चाहिए। तो आप इसे याद रखिएगा। मान लीजिए राष्ट्रपति का जो पद है उसकी मृत्यु के आधार पर, पद त्याग के आधार पर या पद से हटाए जाने के कारण खाली होता है, तो 6 माह के भीतर उसका जो पद है वह भर लिया जाना चाहिए। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मान लीजिए यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति त्याग दे देता है या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा चुका है, तो इस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति का पद तो रिक्त हो जाएगा। तो उस समय भारत का राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? उपराष्ट्रपति। तो इसे आप याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा जब राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं होता है। तो ये भी कंडीशन कई बार आती है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो उस समय भारत में कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने का जो अधिकार है वह दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास यह अधिकार है कि वह भारत के राष्ट्रपति का पद संभाले। तो मान लीजिए राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उसका पद उपराष्ट्रपति संभालेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसका पद संभालेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध नहीं है भारत में, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के न रहने के बाद जो उच्चतम न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और भारत में प्रेजेंट टाइम में कोई भी उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद कौन, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी आ जाती है सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये भारत के कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई हैं? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वह दी गई हैं
राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ये भारतीय गणतंत्र के प्रमुख होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कब कर सकते हैं? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वे लोकसभा को भंग कब कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा के आधार पर, जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल यह कह दे कि राष्ट्रपति को कि वह लोकसभा को भंग कर दें, तो उस समय राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, यहाँ पे अनुशंसा होगा, अनुशंसा पर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत यानी कि बुलाई जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है यह किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है यह राष्ट्रपति बुलाता है, परंतु इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है लोकसभा का स्पीकर करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, परंतु संयुक्त जो बैठक होती है वो बुलाता कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति। तो दोनों आपको याद रखना है। तथा संयुक्त बैठक का आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। तथा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आइए चारों कथन पहले पढ़ लेते हैं हम। तो पहला कथन हमारा क्या है? वह संसद का एक संगठक भाग है। पहला कथन हमारा क्या कह रहा है कि वह संसद का एक संगठक भाग है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमारी जो संसद है यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो इस आधार पे हमारा पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा, हमारी जो संसद है यह लोकसभा, राज्यसभा और किससे मिलके बनती है? तो भारत के राष्ट्रपति से मिलके हमारी संसद बनती है। अगला कथन क्या है? वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। तो यह जो कथन है यह सही नहीं है, क्योंकि संसद का हिस्सा तो भारत का राष्ट्रपति है। संसद तो राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, परंतु जो हमारे दोनों सदनों में चर्चा की अगर बात आती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की चर्चा में हिस्सा नहीं लेता है। तो यह कथन गलत है। तीसरा कथन हमारा क्या है? प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो ज्वाइंट सेशन है वो संयुक्त बैठक है, राष्ट्रपति बुलाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्या है? वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं, यानी ऑर्डिनेंस लागू करने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास है। तो तीन कथन इसमें से बिल्कुल सही है। बाकी दूसरा जो कथन है वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है एकमात्र मामला जिसमें वीटो की शक्ति का इस्तेमाल किया गया था वह कौन सा है? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। तो इसे आप याद रखिएगा, जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था 1986 का, इसे आप याद रखिएगा। 1986 में यह पहला मामला था जब किसी राष्ट्रपति ने जो है अपने वीटो का प्रयोग करके जो विधेयक था अपने पास रख लिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा उस समय हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार प्रयोग किया था अपने वीटो का। तथा इस वीटो के आधार पर उन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 को अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो जब भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर 1986 में वीटो का उपयोग किया गया था तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे
इज्ञानी जैल सिंह। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति दी गई है। तो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत वीटो की शक्ति दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 111 भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर देता है, यानी कि वीटो की शक्ति प्रदान करता है। जैसे आप याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो की पावर कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो वह अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आती है वीटो की पावर। अब अनुच्छेद 111 कौन सा प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 111 जो है भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा देगा। तो वीटो की जो पावर है यह 3 प्रकार की शक्ति देती है भारत के राष्ट्रपति को। मान लीजिए संसद के द्वारा पारित कोई कानून है तो उस कानून पर जो राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे सकता है या उसको अपने पास रख सकता है या वह उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है संसद में। तो इसे आप याद रखिएगा, वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 देता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अनुच्छेद 111 वीटो की पावर देता है, वीटो पावर देता है भारत के राष्ट्रपति को। वीटो पावर होती क्या है, तो इसके अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति है संसद के द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक को वह अपने पास रोक सकता है। उसके पास, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति जब कोई विधेयक संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का जो अधिकार है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। इस अधिकार को हम क्या कहते हैं, तो इस अधिकार को हम कहते हैं वीटो पावर। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत जो भारत का राष्ट्रपति है वह अध्यादेश जारी करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 123 जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यह जो अध्यादेश है जारी कब किया जाता है, जब संसद के दोनों सदन जो हैं उस दौरान मतलब संसद के जो दोनों सदन हैं, मान लीजिए सत्र में नहीं है, संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है, परंतु उस समय देश में कानून बनाने की सख्त जरूरत है। तो उस समय जो है तत्काल में ऑर्डिनेंस के माध्यम से भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का उपयोग करके कानून बना सकता है। तो ऐसा जो अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है आर्टिकल 123 के तहत। तो आप इसे याद रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया, जब मान लीजिए संसद का कोई भी सत्र मतलब संसद के किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो उस समय मान लीजिए देश में किसी भी कानून को लाने की अति आवश्यकता है, तत्काल रूप से कोई कानून लाने के देश में आवश्यकता है, तो उस समय जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह अनुच्छेद 123 का उपयोग कर ऑर्डिनेंस के माध्यम से नया कानून ला सकता है। तो यह शक्ति दी गई है भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 माह के अंदर संसद में रखा जाना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 सप्ताह के अंदर संसद के पटल पर रखा जाना उस अध्यादेश को अति आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 6 सप्ताह के अंदर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। यह भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो पहला क्या हमारा है, भारत के महान्यायवादी की यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है। एक राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा,
उपयुक्त सभी की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। तो तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। बाकी प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल की करता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा अधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन हमारा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, तो यह अधिकार तो दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है भारत का राष्ट्रपति करता है। दूसरा ऑप्शन हमारा है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, तो यह जो अधिकार है यह राष्ट्रपति को नहीं दिया गया क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल करता है, न कि राष्ट्रपति करता है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। बाकी तीसरा ऑप्शन हमारा है रक्षा के सर्वोच्च मतलब रक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर होने का, तो इसे तो आपको पता होगा कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं उनका सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। तो तीसरा कथन हमारा बिल्कुल सही है। चौथा कथन हमारा क्या है, देश के किसी भी भाग में आपातकाल लागू करने का, तो आपातकालीन स्थिति लागू करने का जो अधिकार है वह भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। तो चौथा कंडीशन भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो दूसरा ऑप्शन हमारा है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है तथा मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है यह राज्यपाल करता है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श मतलब करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 143। तो आप इसे याद देखिएगा, अनुच्छेद जो 143 है यह राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 143 जो है वह भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति किस प्रकार की है? तो राष्ट्रपति जो है वह क्षमा करता है किसी को भी, तो उसकी जो क्षमा की शक्ति वह किस प्रकार की शक्ति है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की जो शक्ति है यह किस प्रकार की शक्ति है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यायिक शक्ति है। तो राष्ट्रपति के पास जो क्षमा की शक्ति दी गई है वह उसकी न्यायिक शक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यायिक शक्ति। तो इसकी क्षमा की शक्तियों के अंतर्गत क्या आता है? तो हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 72 है, आप इसे याद देखिएगा, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 72 है वह राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन की, परिहार की या सजा को कम करने की न्यायिक शक्ति प्रदान करता है हमारा अनुच्छेद 72। तो इसे आप याद रखिएगा, जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसको अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमा आदि की शक्ति दी गई है। इसके बाद वह कुछ मामले में दंडादेश यानी कि दंड को कम कर सकता है, दंड को निलंबित कर सकता है, दंड का परिहार कर सकता है या दंड का लघुकरण कर सकता है, उसे अनुच्छेद 72 के अंतर्गत इस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है यह तैयार कौन करता है? तो इसका जो भाषण तैयार किया था केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो संसद के राष्ट्रपति का जो भाषण है यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मतलब किस राज्य के थे? तो स्वतंत्र भारत के जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे वह किस राज्य के थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार से। तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे तथा इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये बिहार के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिहार से। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। किसको?
तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ये भारत के कब से कब तक राष्ट्रपति रहे थे? तो ये वर्ष 2002, आप याद रखिएगा 2002 से 2007 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए किसी कारणवश से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो मान लीजिए उस समय हमारे देश में उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, तो इन दोनों कंडीशन में जो राष्ट्रपति के पद का कार्यभार है वह संभालता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसी कंडीशन एक बार हमारे देश में आ गई थी। तो उस समय हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो उन्होंने उस समय भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। यह कंडीशन कब आई थी? तो 20 जुलाई, आप याद रखिएगा, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक एम हिदायतुल्लाह ने भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह हमारे देश में पहली बार हुआ है कि कोई जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कब किया था? तो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के मध्य। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? तो एडविन ल्यूटियंस द्वारा। किसके द्वारा? तो एडविन ल्यूटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एडविन ल्यूटियंस के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पार्ट 2, मतलब 1000 प्रश्नों की जो हमारी सीरीज है उसके पार्ट 2 को हमने कवर कर लिया है। पार्ट 2 में हमने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। कल हम पार्ट 3 को प्रस्तुत करेंगे तथा पार्ट 3 में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था का कवर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।